नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये घटना है गुजरात के जूनागढ़ की और तारीख है 19 जून 2022। 22 साल की एक लड़की जिसका नाम था धारा कड़ीवार, वो अपने घर से निकलती है। इस लड़की को जाना है अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक कोर्ट केस चल रहा है जिसमें ये लड़की मुद्दई है, कंप्लेनेंट है और उस कोर्ट केस में सेटलमेंट का वक्त आ गया है। दूसरे पक्ष से बातचीत चल रही है और इसी सेटलमेंट के इरादे से वो लड़की अपने घर से बाहर निकलती है। वो अपने घर वालों को बताकर भी जाती है, लेकिन इसके बाद होता यह है कि न तो धारा कड़ीवार अहमदाबाद पहुंचती है और न ही लौटकर वापस जूनागढ़ आती है अपने घर। घर वाले उससे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, उसके मोबाइल पर फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ आता है। घर के लोग परेशान हो जाते हैं। काफ़ी देर तक नाते रिश्तेदारों में, उसके जानने वालों में उस लड़की को ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनके घर की बेटी का कोई भी खबर नहीं मिलता, कोई जानकारी नहीं मिलती और इसके बाद परेशान लोग पुलिस स्टेशन का रुख करते हैं। घर वाले थाने में जाकर अपनी बेटी धारा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और पुलिस इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर देती है। इस बीच इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है। कुछ रोज गुजरने के बाद धारा के व्हाट्सएप से घर वालों को और कुछ नाते रिश्तेदारों को मैसेजेस आते हैं और उस मैसेजेस में धारा ये बताती है कि उसे ढूंढने की कोशिश न करें। वो अपनी ज़िंदगी की खुद मालिक है और वो अपनी मर्ज़ी से ही घर से निकली है और अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। उसका ये भी कहना था कि घर वाले जो है मतलब बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अलग-अलग नाते रिश्तेदारों को, घर वालों को इस तरह के मैसेज धारा ने अपने मोबाइल फ़ोन से भेजे थे। अब ये बात जब घर वालों को पता चलती है, ऑब्वियसली जब वो मैसेज देखते हैं तो उन्हें बड़ी निराशा होती है। उन्हें लगता है यार ये क्या बात हो गई, मतलब अ, ऐसी भी क्या नाराज़गी या शिकायत कि हमें छोड़कर कहीं और जाएँ और ऊपर से कॉन्टैक्ट भी ना करें, यहाँ तक कि ये भी कहें कि कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो खैर घर वाले बहुत परेशान होते हैं और इसके बारे में भी पुलिस को जानकारी दी जाती है। जूनागढ़ में पालड़ी पुलिस स्टेशन है, जहाँ पर ये एफआईआर पुलिस दर्ज करती है। इसके बाद जांच चलती रहती है, क्योंकि एफआईआर तो है ही, बेशक लड़की ये कह रही हो, उस बात को एंश्योर करना, कन्फर्म करना भी पुलिस का काम है। और फिर घर वालों को भी ये लगता है कि पता नहीं धारा ने खुद मैसेज भेजे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके व्हाट्सएप को किसी ने हैक कर लिया है, मिसयूज़ कर रहा है। इस तरह की बात, इस तरह की चिंता घर वालों को होती रहती है और पुलिस इस मामले को लगातार इन्वेस्टिगेट करती है। इस बीच जूनागढ़ में और अहमदाबाद में कुछ जगहों पर धारा सीसीटीवी कैमरों में नज़र आती है। उसका चेहरा बहुत साफ-साफ तो नहीं दिखता, लेकिन धारा के जो कपड़े हैं, धारा के जो चलने का तरीका है, वो सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरों में कैद होती हैं और इस मामले की जांच कर रही पुलिस अलग-अलग जगहों से उन सीसीटीवी फुटेजेस के ग्रैब और क्लिप्स भी अरेंज करती है, जिससे ये बात क्लियर होती है कि धारा अपनी मर्ज़ी से ही कहीं गई है और वो रह रही है। कुछ एक जगहों पर वो नज़र आई, इससे ये प्रमाण मिलता है कि धारा जो है जहाँ भी है वो अपनी मर्ज़ी से है, छुपी हुई है, कभी वो दिखती है, कभी गायब हो जाती है। अब घर के लोग जो हैं वो और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो धारा से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि धारा जब दिख रही है और बात नहीं कर रही है तो ज़ाहिर-सी बात है घर वालों को तकलीफ़ तो होगी ही। अब इसी बीच होता ये है कि तफ्तीश आगे बढ़ती है और धारा का जो मोबाइल फ़ोन है पुलिस उसको सर्विलांस में लगा देती है। मोबाइल फ़ोन के सर्विलांस के दौरान धारा की लोकेशन अलग-अलग जगहों पर नज़र आती है। जूनागढ़, अहमदाबाद ये सब तो नज़र आता ही है। मुंबई में भी नज़र आती है उसके फ़ोन की लोकेशन और इससे ये पता चलता है कि धारा जो है वो मुंबई भी गई है और कुछ दिनों के लिए वो मुंबई रुकती है। कभी मोबाइल फ़ोन स्विच्ड ऑफ होता है, कभी स्विच्ड ऑन होता है। तो ये मामला जो है वो लगातार उलझता जाता है। एक लड़की जिसकी तलाश घर वाले कर रहे हैं, पुलिस वाले कर रहे हैं, वो लड़की लगातार पुलिस वालों को, घर वालों को छका रही है, धोखा दे रही है, लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है। कभी दिखती है, कभी मैसेजेस के ज़रिए घर वालों से बातचीत करती है, मगर पकड़ में नहीं आती। तो पुलिस के लिए ये एक बहुत चिंता की बात है और घर वालों के लिए भी तनाव की बात है। अब पुलिस घर वालों से इस मामले को सुलझाने के लिए और तफ़सील से और डिटेल में बातचीत करती है। पुलिस घर वालों से पूछती है कि भाई ऐसा कौन-सा मुकदमा था
जिसका सेटलमेंट होना था, और किसके साथ धारा अहमदाबाद के लिए निकली थी, लास्ट जिस आदमी से भी बातचीत हो रही थी या लास्ट जिसके साथ वो गई थी वो आदमी कौन था, पुलिस ये सारी जानकारी जुटाती है। और इसी कोशिश में, इसी क्रम में पुलिस को एक शख्स का पता चलता है जिसका नाम है सूरज। सूरज उर्फ भुआजी। तो ये सूरज जो है वो ऑलरेडी एक मैरिड आदमी है, एक शादीशुदा आदमी है, लेकिन उसकी धारा से दोस्ती सी। तफ्तीश में ये पता चलता है कि धारा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती थी, लाइक एनी अदर गर्ल जो आज की तारीख में सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ही उसकी सूरज उर्फ भुआ जी से दोस्ती हुई थी और दोनों में काफ़ी घनिष्ठता थी। और आखिरी बार जब वो निकली थी अहमदाबाद के लिए 19 जून को, तो उस दिन भी वो सूरज और उसके एक दोस्त गुंजन, इनके साथ जो है वो अहमदाबाद जाने के लिए घर से निकली थी। अब पुलिस ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस ये पता कर रही थी कि भाई किसके साथ गई थी वो लास्ट लोग आदमी कौन था। तो पुलिस को पता चला कि वो सूरज और उसके दोस्त के साथ निकली थी। तो ऐसे में पुलिस ने सूरज को पूछताछ के लिए बुलाया। सूरज पुलिस थाने आया और साथ ही जो दोस्त है गुंजन वो भी आया। उन दोनों ने पुलिस को बताया कि हाँ निकली तो थी, लेकिन बीच रास्ते में ही, बल्कि अहमदाबाद के रास्ते में ही जो है वो धारा अपनी मर्ज़ी से कहीं और चली गई, क्योंकि वो बता रही थी कि वो किसी और के साथ या अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। अब इस बात पर पुलिस को थोड़ी हैरानी हुई। पुलिस को लगा कि शायद ये लड़के सच नहीं बोल रहे हैं, शायद ये लड़के कुछ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस जो है इस मामले को वेरीफाई करना चाहती थी कि ये लोग जो बातें बता रहे हैं वो बात कितनी सही है और कितनी गलत। लिहाजा पुलिस जो धारा के मोबाइल नंबर और मोबाइल फ़ोन को ऑलरेडी सर्विलांस में लगा चुकी थी, उसका सीडीआर निकाल कर उसके लोकेशन को ट्रैक कर रही थी। पुलिस ने इन लड़कों के मोबाइल फ़ोन को भी ट्रैक करना और उसके सीडीआर निकाल कर उसको देखना शुरू कर दिया। और इस कोशिश में पुलिस को इनकी बातों में कुछ झूठ, कुछ गलत बातें नज़र आई, समझ में आई। पुलिस को लगने लगा कि शायद ये लोग सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ के लोकेशन की बात है, काफ़ी दूर तक इनकी लोकेशन धारा के मोबाइल फ़ोन के साथ नज़र आती है। लेकिन उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर धारा का मोबाइल फ़ोन स्विच्ड ऑफ हो जाता है और उसके बाद धारा का मोबाइल फ़ोन दूसरी जगहों पर दिखता है और इनका मोबाइल फ़ोन दूसरी जगह पर दिखता है। ये एक मिस्ट्री वाली बात थी। जिस जगह पर धारा का मोबाइल फ़ोन आखिरी दफ़ा था और स्विच्ड ऑफ हो गया था, उस जगह का नाम है सायला। सायला में एक गांव है जिसका नाम है वाटावच। वहाँ पर जूनागढ़ और अहमदाबाद के रास्ते में ये जगह है। वहाँ पर धारा का मोबाइल फ़ोन जो है वो पहली बार घर से निकलने के बाद स्विच्ड ऑफ हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो है इस मामले की मिस्ट्री को बहुत गहरा कर रही थी। ऐसे में पुलिस को जब शक होने लगा कि इस गुमशुदगी में सूरज और उसके दोस्तों का हाथ है, तो फिर फाइनली पुलिस ने सूरज और उसके दोस्तों पर शिकंजा कसने का फैसला किया और उनके साथ सख्ती की गई। उधर जब इन दोनों से पूछताछ शुरू हुई, इन दोनों से सख्ती हुई, तो पता चला कि सायला के वाटावच इलाके में, जहाँ पर इसका धारा का मोबाइल फ़ोन लास्ट टाइम स्विच्ड ऑफ हुआ था, उस जगह पर एक संदिग्ध जगह पर कुछ राख और कुछ मानव अवशेष पाए गए हैं। अब ये जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, तो पुलिस ने ये जो लड़के थे पुलिस की रडार पर, सूरज सोलंकी और बाकी उसके दोस्त, इनसे सख्ती की और इनको फिर वहाँ पर लेकर गए। इनकी निशानदेही पर बल्कि पुलिस वहाँ पर पहुँची और वहाँ से पुलिस ने कुछ मोर्टल रिमेन्स राख की सूरत में, कुछ हड्डियों के टुकड़े की सूरत में पुलिस ने वहाँ से वो बरामद किए और उनको एक्सट्रैक्ट करने के बाद, बरामद करने के बाद, पुलिस ने उनको डीएनए एग्जामिनेशन के लिए भेजा ताकि ये पता चले कि क्या ये वाकई धारा की लाश है या नहीं, उस जगह पर जो मानव अवशेष मिले हैं वो धारा के है या नहीं, क्योंकि ये लड़के लगातार पुलिस को झूठ भी बोल रहे थे, गुमराह भी कर रहे थे। तो ऐसे में डीएनए एग्जामिनेशन के लिए पुलिस ने भेजे और जब डीएनए की रिपोर्ट आई तो जिस बात का डर था वही हुआ। ये पता चला कि वो जो मोर्टल रिमेन्स थे, जो हड्डियाँ और जो अवशेष थे, वो वाकई धारा के ही थे। अब पुलिस ने बगैर देर किए हुए सूरज, उसके दोस्त गुंजन जोशी, मीत आनंद शाह, युवराज लाखा सोलंकी और इस तरह से और भी कुछ एक नाम है, इन सारे लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इनसे सख्ती से पूछताछ की और जब सख्ती से पूछताछ की तो एक भयानक कहानी सामने आई। वो कहानी कुछ यूँ थी कि सूरज के साथ धारा की दोस्ती थी और धारा ये जानते हुए कि सूरज मैरिड है,
उसके साथ एक अलग किराए के कमरे में लिव इन में रहा करती थी। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, जैसा कि आम तौर पर इस तरह के मामलों में होता है, लेकिन धीरे धीरे धारा और सूरज के बीच मतभेद की शुरुआत हो गई। मतभेद की वजह ये थी कि धारा सूरज को उसकी फैमिली के पास जाने से रोकती थी, यानी बीवी बच्चों के पास जाने से रोकती थी और कहती थी कि तुम मेरे साथ ही रहोगे और बीवी बच्चों को छोड़ोगे। अब धारा के साथ सूरज जो है वो एक रिलेशनशिप में था तो ज़रूर, लेकिन धारा मतलब सूरज जो है वो धारा को छोड़ मतलब न तो धारा को छोड़ना चाहता था और न ही अपने बीवी बच्चों को छोड़ना चाहता था। लेकिन धारा इस बात पर अड़ी थी कि वो उसी के साथ रहे और बीवी बच्चों को छोड़ दे। इस बात को लेकर दोनों में मतभेद की शुरुआत हुई और मतभेद इतने इतनी बढ़ी कि धारा ने सूरज और उसके एक दोस्त पर गैंगरेप का केस दर्ज करा दिया। अब आप समझिए गैंगरेप का केस कितना संगीन होता है। सूरज पर पुलिस का शिकंजा कस गया, उसे गिरफ्तार होना पड़ा और तब सूरज जो है उसने धारा से अपने एडवोकेट्स के ज़रिए या फिर परिवार वालों के ज़रिए बातचीत की और बातचीत करने के बाद चूंकि दोनों रिलेशनशिप में थे तो ये समझाने की कोशिश की कि भाई हमारा रिलेशनशिप रहा है, गैंगरेप का मामला नहीं है, आओ इस मामले को सेटल कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए धारा तैयार हो गई थी और उसकी कुछ शर्तें थी कि तुम अपने बीवी बच्चों को छोड़ोगे और मेरे साथ रहोगे, तभी मैं सेटल करूँगी। अब सूरज एक तरह से दो नावों की सवारी कर रहा था और बुरी तरह फंस चुका था। ऐसे में उसने अपने दोस्तों के साथ एक प्लानिंग की। वो प्लानिंग ये थी कि उसने तय किया कि वो धारा को एक मोटी रकम चुकाएगा। सूरज ठीक ठाक पैसे वाला है। उसने तय किया कि वो धारा को एक मोटी रकम चुकाएगा और बदले में ये कहेगा कि वो उसकी ज़िंदगी से दूर चला जाए। मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि पनाह मांग लेने का फैसला सूरज ने किया और इसी प्लानिंग के तहत उसने धारा से चर्चा की और उसे 30 लाख रुपए देने की पेशकश की। 30 लाख। 22 साल की लड़की है वो। 30 लाख रुपए की रकम उसे मिल रही थी और उसे ये कहा गया कि छोड़ दो मेरा पीछा। मगर धारा इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वो अपने रिलेशनशिप को लेकर इतनी सीरियस थी कि उसने कहा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब इनके पास कोई चारा नहीं था, खासकर सूरज के पास। उसे लग रहा था कि इस तरह तो कंटिन्यू करना मुश्किल है। फिर सूरज और उसके दोस्तों ने मिलकर एक ख़तरनाक प्लानिंग की। उन्होंने ये तय किया कि वो धारा को लेकर अहमदाबाद में वकील से बात करने और उसी जो गैंगरेप का मुकदमा है उस केस को सेटलमेंट करने के बहाने एडवोकेट से मिलने के नाम पर निकलेंगे। और इसी प्लानिंग के तहत उन्होंने, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 19 जून 2022 को धारा को अपने साथ एक गाड़ी में लेकर वो सारे लोग निकले और निकलने के बाद वो अहमदाबाद रोड पर काफ़ी दूर तक आगे गए और सायला एक जगह है, वाटा वच, उस जगह पर रात के अंधेरे में कार में बिठाकर इस लड़की को सूरज और उसके दोस्त लेकर गए और वहाँ लेकर जाने के बाद इससे आखिरी बार बातचीत की और ये कहा कि देखो, हम चाहते हैं कि इस मामले का सेटलमेंट हो जाए, तुम रुपए पैसे ले लो, मेरी ज़िंदगी से दूर चली जाओ। लेकिन धारा इस बात के लिए तैयार नहीं हुई और तब मीत नाम का एक दोस्त है सूरज का, उसने उसी के दुपट्टे से, धारा के दुपट्टे से ही, मीत आनंद शाह, उसने धारा के दुपट्टे से ही धारा का गला घोंट दिया और गला घोंटने के बाद जिस जगह पर उसकी हत्या की गई वहीं पर उसकी लाश उन्होंने जला दी। उस मौका वारदात को देखने से ये क्लियर था कि जहाँ पर ये लाश जलाई गई वहाँ पर कुछ लकड़ी और जलावन की चीज़ों का, पेट्रोल वगैरह का पहले से ही इंतज़ाम करके रखा गया था। उस सुनसान जगह पर खेतों के बीच में जब कुछ दिन के बाद लोगों की नज़र इस जली हुई लाश पर पड़ी और कुछ अवशेषों पर पड़े तो फिर इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस पहले इन दोनों चीज़ों को रिलेट नहीं कर पा रही थी क्योंकि दोनों का कोई कनेक्शन बन नहीं रहा था। लेकिन जब बाद में सूरज से और उसके दोस्तों से पूछताछ हुई और मोबाइल फ़ोन की कॉल डिटेल वगैरह निकाली गई, सीडीआर को पुलिस ने एनालिसिस किया तो देखा कि इनके सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन उस सायला के उस वाटावच इलाके में वहाँ तक गए हैं और उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन के डायरेक्शन चेंज हुए हैं और वहाँ पर धारा का मोबाइल फ़ोन एक्टिव था वहाँ तक और उसके बाद फिर वो स्विच ऑफ हो गया, उसके बाद ऑन हुआ तो किसी दूसरी जगह पर ऑन हुआ। ये सारी चीज़ें जो है वो एविडेंस के तौर पर पुलिस को मिली। इसके बाद पुलिस ने एक कंक्रीट चार्जशीट तैयार की और इस चार्जशीट में सूरज गुंजन, मीत आनंद शाह, युवराज लाखा सोलंकी, मुकेश बीजल सोलंकी, इन सारे दोस्तों को आरोपी बनाया और इसके साथ 3 और लोगों को आरोपी बनाया जिसमें मोना बेन आनंद शाह, जुगल आनंद शाह,
संजय महेश सोहेलिया, इन लोगों को भी आरोपी बनाया। इनकी भूमिका सबूत मिटाने में बताई गई और ये भी बताया गया कि धारा के कपड़ों में जो अलग अलग वक्त पर अलग अलग जगह वो दिखाई देती थी, वो असल में धारा नहीं थी, क्योंकि धारा का तो कत्ल 19 और 20 जून की रात को ही हो चुका था, 2022 को। इसके बाद जब जब धारा कहीं किसी भी जगह सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी, असल में वो धारा नहीं थी, बल्कि धारा के कपड़े पहनकर ये जो कातिल हैं उनके नाते रिश्तेदार, किसी दोस्त की माँ, किसी दोस्त की बहन, उसके कपड़े पहनकर वो घूम रही थी। तो ऐसे में पुलिस ने उन लोगों को भी इस मामले में सबूत मिटाने का दोषी बताते हुए उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। लेकिन इस मामले का ट्रायल कोर्ट में चलता रहा और ट्रायल के दौरान जो शुरुआती 5 आरोपी हैं जिनका मैंने जिक्र किया, एक बार फिर से जल्दी से नाम बताता हूं, सूरज, गुंजन, मीत, युवराज और मुकेश, इनको पुलिस ने दोषी पाया। इनको कत्ल का दोषी पाया, साथ ही सबूत मिटाने का भी दोषी पाया। बाकी के जो 3 आरोपी हैं, संजय, जुगल और मोनाबेन आनंद शाह, इनके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा सबूत पुलिस को नहीं मिले, या फिर पुलिस ने अपने हिसाब से सबूत दिए लेकिन कोर्ट ने उन सबूतों को वैलिड नहीं माना और इनको बरी कर दिया। और आखिरकार इन सारे लोगों को इसी साल जुलाई के महीने में 15 जुलाई को जूनागढ़ की जो एडिशनल सेशन जज की कोर्ट है, उसने इन 5 आरोपियों को दोषी ठहराया और इसके बाद इन 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इसके अलावा सबूत मिटाने के जुर्म में उनको 3 साल की सज़ा और सुनाई गई और 50-50 हज़ार रुपये का जुर्माना भी उनको चुकाने के लिए कहा गया। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें एक लड़की गायब हो गई। गायब होने के बाद वो बातें करती रही। बात कैसे कर रही थी? बेसिकली उसके मोबाइल फ़ोन को ये लोग मिसयूज़ कर रहे थे। कत्ल उसका पहले ही कर चुके थे। टेक्स्ट करते थे, चैट करते थे और घर वालों को और दूसरे लोगों को लगातार वो गुमराह कर रहे थे, जिससे ये लगे कि लड़की ज़िंदा है, और काफ़ी हद तक इसमें वो कामयाब भी रहे। और सिर्फ बात ही नहीं करती थी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, तौर तरीकों से, व्हाट्सएप के ज़रिए, वो खुद दिखाई भी देती थी। दिखाई बल्कि यूँ देती थी कि धारा के जो कपड़े थे उसकी हत्या करने के बाद, या उसके पास जो कपड़े वो लेकर आई थी, उन कपड़ों को जो है वो किसी और महिलाओं को देते थे पहनने के लिए, और वो महिलाएं कपड़े पहनकर जब भी किसी खास इलाके में घूमती थी, पैदल जाती थी, दिखाई देती थी, तो उसके एक तरह से एविडेंस वो क्रिएट करते थे, फेक एविडेंस क्रिएट करते थे, ताकि वो पुलिस को धोखा दे पाए। और इस कोशिश में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए। तो एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी उलझाने की पुलिस को कोशिश की इन सारे कातिलों ने मिलकर, लेकिन पुलिस ने जब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया, डीएनए रिपोर्ट सामने आई, मोबाइल फ़ोन की सीडीआर सामने आई, और एक एक बात, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन की, कब कहाँ गई, कब कहाँ से गायब हुई, कब फ़ोन स्विच ऑफ किया, कब स्विच ऑन किया, इन सारी चीज़ों की कड़ियाँ जब पुलिस ने जोड़ी तो ये सारी कहानी साफ़ हो गई और इससे पता चला कि धारा का कत्ल उसी दिन, उसी रात को कर दिया गया था, 19 और 20 जून की दरमियानी रात को, 2022 को, और इसके बाद वो पुलिस को लगातार गुमराह कर रहे थे। लेकिन आखिरकार उनकी पोल खुल गई, वो पकड़े गए और उन्हें सज़ा भी हो गई। तो ये थी पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस मामले में पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की दाद देनी पड़ेगी, जिसने बिल्कुल आखिर तक इस मामले को नहीं छोड़ा, और तकरीबन साल भर बाद जाकर इस मामले के इन्वेस्टिगेशन को पुलिस पूरी तरह कंप्लीट कर पाई। शुरुआत तो उसी समय से हो गई थी जब धारा गायब हुई थी, लेकिन एक तरह से सारी कड़ियाँ जुड़ने में और पुलिस को इस केस को एक मुकाम तक पहुंचाने में तकरीबन साल भर का वक्त लगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से मध्य प्रदेश के गुना में एक ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई और लाशें जो है वो किश्तों में बरामद होती रही। और इसमें भी सबसे शॉकिंग और अजीब बात ये थी कि जिस आदमी की लाश बरामद हुई और उसका अंतिम संस्कार हो गया, अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन उसकी लाश फिर से बरामद हो गई। ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या मिस्ट्री है? अगर आप जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में सुप्रतिम से सुनिए में जाकर आप उस स्टोरी को सुन सकते हैं और उस कहानी को समझ सकते हैं। उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो आइए कुछ लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ता हूँ और आपके कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस स्टोरी। लाल बहादुर साहब ने लिखा है। जगदीश चांडेगड़ा जी ने लिखा है, सुप्रतिम भाई राधे राधे, जय श्री कृष्णा। रिलेशनशिप, प्रेम, नाजायज संबंध का अंत खून खराबे से होता है, ऐसा इन्होंने लिखा है। बिल्कुल, इलिसिट रिलेशनशिप जो है वो ऐसी चीज़ है जिसको इंसान टैकल नहीं कर पाता। ऑब्वियस सी बात है, फैमिली इस बात की इजाज़त नहीं देती, समाज इस बात का इजाज़त नहीं देता, तो जाहिर सी बात है इंसान इस तरह के रिलेशनशिप में जब इन्वॉल्व होता है तो वो फिर फंस जाता है, और ऐसे में उसे लगता है कि इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि या तो मर जाओ या मार दो। तो
वो फिर जाहिर सी बात है रास्ता जुर्म की तरफ ही जाता है। तो इसीलिए बेहतर यही है कि इलिसिट रिलेशनशिप से और इस तरह के रिश्तों से बचा जाए। मोहम्मद सोनू ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, पुलिस आखिर उन्हें पकड़ ही लेती है कातिल को। द ट्रूथ इज़ ऑलवेज कम आउट, ऐसा स्वास्तिक ने लिखा है। सीमा ने ये लिखा है, सर आपकी वॉइस बहुत अच्छी है और आपकी आवाज़ में कहानी सुनने का मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच सीमा जी, बहुत धन्यवाद आपका। धर्मेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात मुझे बीच में अचानक याद आ गई आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते पढ़ते। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि मैं 21 से 29 अगस्त तक गैर हाजिर रहूँगा, क्योंकि मैं नैनीताल और हल्द्वानी जा रहा हूँ किसी काम से। तो बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक जो नैनीताल और हल्द्वानी में रहते हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप उधर आएँ तो आपसे मिलने की इच्छा रहेगी। मेरे लिए भी ये एक बड़ा प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहेगा कि अगर आप वक्त निकाल कर आ पाएँ और हम कोई मीटिंग फिक्स कर पाएँ जहाँ पर हम लोगों की मुलाकात हो। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आप के पास वक्त हो, जैसा कि आपने कहा है, और आप मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप मुझे मेल कीजिए। और मेरा ईमेल आईडी है supratim.banerjee@aajtak.com, supratim.banerjee@aajtak.com, AAJTAK। फिर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और कोशिश करेंगे कि हम कोई मीटिंग फिक्स कर पाएँ और इकट्ठे क्राइम तक फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ चाय पीने का मौका मिले, तो इट विल बी माय ऑनर। तो थैंक यू वेरी मच, ये मैं बताना चाहता था, मुझे लगा कि कहीं भूल ना जाऊं। इसके अलावा धर्मेंद्र सिंह जी ने भी कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। एलो मेलो के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि मे लॉर्ड गिव देम पीस ऑफ माइंड एंड रेस्ट इन पीस, इन्होंने ये भी लिखा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत धन्यवाद आपका। आजकल कोई भी रिश्ता जुर्म से अनटच्ड नहीं रहा, ऐसा सारंग चौहान साहब कहते हैं। प्रदीप भामदू जी का भी कमेंट है और रेखा बभोर ये कह रही हैं कि लिविंग रिलेशनशिप और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बहुत सारे अपराध की घटनाएं होती हैं और इसीलिए ऐसी चीज़ों से सतर्क रहने और बचने की ज़रूरत है। बाबूलाल भारती का भी कमेंट है और उन्होंने कहा कि घोर कलयुग आ गया। परूप शिष्टा जी हमारे लिसनर हैं, जर्मनी से कमेंट करते हैं। पूजा पंत ने नाइस एक्सप्लेनेशन लिखा है और इसके अलावा विनायक कुमार तिवारी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि सर आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ और आपकी आवाज़ अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। और इसके अलावा विष्णु परिहार जी का कमेंट है और वो वहीं के रहने वाले हैं, जिस जगह म्याना नाम की जो जगह है गुना में, जहाँ पर वो घटना हुई थी जिसकी स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी। उन्होंने कहा है कि मेरे घर के पास की ही वो बात है। गाड़ी ग्राफ के नाम से एक आईडी है और इन्होंने कहा है कि हल्द्वानी में आपका वेलकम है। इफ़ पॉसिबल प्लीज़ शेयर योर डिटेल विच प्लेस यू आर विजिटिंग टू हल्द्वानी, ताकि आपसे मुलाकात हो पाए। तो ओके, ये पूजा जी का कमेंट है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पूजा जी, मेरे ईमेल आईडी पर प्लीज़ आप ईमेल करें, फिर आपसे मैं संपर्क करने की कोशिश करूंगा और अगर बाकी कुछ और लोग होंगे तो इकट्ठे मुलाकात हो जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।